नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ट्रेनें फुल होने के बावजूद भी भारतीय रेलवे को नुकसान क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की कमाई 3 जगह से होती है। सबसे पहला है पैसेंजर ऑपरेशन, दूसरा है फ्रेट ऑपरेशन और तीसरा है नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इनमें से फ्रेट ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से भारतीय रेलवे को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा होता है। वहीं बात करें पैसेंजर ऑपरेशन की, तो यहीं पर भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आखिर पैसेंजर ऑपरेशन से भारतीय रेलवे को नुकसान क्यों होता है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे सस्ती रेलवे है। यहाँ का किराया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफ़ी कम है। ये किराया पिछले 10 से 15 सालों में सिर्फ 1 से 2 बार बढ़ाया गया है, जबकि भारतीय रेलवे के खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और पैसेंजर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीज़ों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे की आमदनी जो है वो तो उतनी ही है, लेकिन खर्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब भारतीय रेलवे में ट्रैवल करने वाले कई सारे लोग टिकट ही नहीं लेते। इसके अलावा हर साल भारतीय रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन पहले आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में, नई लाइनों को बनाने में, नए रेलवे स्टेशनों को बनाने में, पुराने रेलवे स्टेशनों को रिकंस्ट्रक्ट करने में, कोच बनाने में, लोकोमोटिव बनाने में खर्च करती है। हर साल भारतीय रेलवे कई सारी नई लाइन कंस्ट्रक्ट करती है और कई जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन इनमें से काफ़ी सारी लाइनें ऐसी होती हैं जहां से भारतीय रेलवे का खर्चा तक रिकवर नहीं हो पाता। मतलब कई सारे रूट पर भारतीय रेलवे का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नेगेटिव में रहता है। और कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के पहले प्रॉपर सर्वे वगैरह नहीं किए जाते। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है भारतीय रेलवे का मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंट रहना। देखिए दोस्तों, आज़ादी के टाइम पर हम लोगों के पास में रेलवे सेक्टर में कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए अधिकतर काम को लोगों के द्वारा ही किया जाता था। और आज जब दुनिया भर में रेलवे की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसके बावजूद भी भारतीय रेलवे अभी तक अपने अधिकतर ऑपरेशन के लिए मैन पावर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि भारतीय रेलवे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। जहां एक तरफ ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि भारतीय रेलवे से काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि 7th पे कमीशन के बाद में भारतीय रेलवे अपने एम्प्लॉय की सैलरी और पेंशन के लिए अपने रेवेन्यू का 68% खर्च कर रही है। इसके अलावा भारतीय रेलवे अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ट्रेन का ऑपरेशन आता है और रेलवे नेटवर्क को मैनेज करना आता है। हालांकि इसके अलावा भी भारतीय रेलवे अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ जैसे कि रेलवे स्कूल को मैनेज करना, रेलवे हॉस्पिटल को मैनेज करना, इसके अलावा कोलकाता मेट्रो जिसको कि पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर में आना चाहिए, उसे भी भारतीय रेलवे ही मैनेज करती है। और इन सभी चीज़ों में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिससे अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज़ को भी नुकसान होता है। लास्टली दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आता है वो आता है भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाना, जिसके अंदर कई सारे जोन और कई सारे डिवीज़न हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। भारतीय रेलवे का टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाता है वो ढंग से अप्लाई नहीं हो पाती और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सभी डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि ये भारतीय रेलवे के अंडर में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं और भारतीय रेलवे के कॉमन इंटरेस्ट की जगह अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल टारगेट के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अल्टीमेटली इससे इंडियन रेलवेज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिसकी वजह से इंडियन रेलवेज़ इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है। अब आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है और इसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, आप लोगों को क्या लगता है, इसके बारे में मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आने वाले टाइम में ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।